हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ बीए फर्स्ट ईयर के। आज मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ हर बार पेपर में आते रहती हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अब तक पेपर में न आया हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कसिस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल। शीर्षक की उपयुक्तता का विवेचन करें। आंसर है, द टाइटल ऑफ द essay is very appropriate. The whole essay discusses various views about how our universe came into being. The author has presented the myths of Bosango people, Mayans people, Old Testament, other Christian, and Big Bang theory of contemporary scientists. The crux of the essay lies in choosing a suitable cause of coming of the universe. So the title is absolutely appropriate. इस निबंध का शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। संपूर्ण निबंध में इसी बात का विवेचन किया गया है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। लेखक ने बोसांगो लोगों, माया जाति के लोग और ओल्ड टेस्टमेंट, अन्य ईसाइयों और समकालीन वैज्ञानिकों के बिग बैंग सिद्धांत का जिक्र किया है। निबंध का सार इस प्रश्न में ही निहित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यह शीर्षक पूर्ण रूप से उपयुक्त है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू स्क्रिप्चर से अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कहा गया है। आंसर है, द ओल्ड टेस्टमेंट सेज दैट इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली द हेवन एंड द अर्थ। ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार आरंभ में केवल स्वर्ग और धरती थे। द गॉड क्रिएटेड आदम एंड ईवी। इसके बाद भगवान ने आदम और हवा का निर्माण किया। He took only 6 days in creating them. Bishop Hazar of Ireland believed that God created this universe on October 27, 4004 BC. भगवान को उनका निर्माण करने में केवल 6 दिन का समय लगा। आयरलैंड के बिशप हजार के अनुसार भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण 27 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर चूजिंग अवर यूनिवर्स। इस पाठ की टोन किस प्रकार की है। In the beginning, where the author has described various myths about the origin of the universe, his tone is somehow satirical, but in the latter part it becomes serious. Here he becomes logical and based on the scientific truth about the origin of the universe. आरंभ में जिस जगह लेखक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में मिथकों का वर्णन किया है, वहां तक उसकी टोन व्यंग्यात्मक है, किंतु बाद वाले भाग में वह गंभीर हो गया है। यहाँ पर आकर जब वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक सत्य प्रस्तुत करता है तो वह तार्किक हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है। द बिग बैंग एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स। Then it was a very condensed entity. All the matter and energy in it would have been concentrated. It was a very teeny region of unimaginable density and temperature. Then some big geological thing occurred. This very occurrence is called Big Bang Theory. बिग बैंग का सिद्धांत यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के आरंभ में क्या हुआ होगा। उस समय यह बहुत ही संकुचित वस्तु के रूप में रहा होगा। इसमें जितने पदार्थ और ऊर्जा है वह बहुत सूक्ष्म स्थान में संकुचित रहे होंगे। यह इतना सूक्ष्म रहा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तब कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना हुई होगी। इसी घटना को हम बिग बैंग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। What are the dangers associated with the construction of big dams? बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कौन से खतरे जुड़े हुए हैं। आंसर है, there are a number of dangers associated with the construction of big dams. If considered impartially, we find that they do more harm than benefit. The people have to lose their land where these dams are made, and these dams are beneficial for the rich only. Poor cannot take their benefit. Logging of water gives rise to many kinds of disease. Scientists reckon that big dams also cause earthquakes. बड़े बांधों के निर्माण के साथ अनेक खतरे जुड़े हुए हैं। यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें, यह बांध लाभ कम और हानि अधिक पहुंचाते हैं। जहां पर बांध बनाई जाती हैं वहां लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है। बांध धनी लोगों के लिए लाभदायक है, किंतु निर्धनों को उनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। पानी का एकत्रण विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार बड़े बांध भूकंप का भी कारण बनते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन। पहचान शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है। आंसर है, आइडेंटिटी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ वन्स ओवन आइडिया एंड एम्स ऑफ लाइफ। द यंग पर्सन ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन he really desired to be and to get started being a person.
Identity means the kind of personality he ends up with and how he will be thought of by his friend, family, and himself. It is not so much a matter of coming to conscious decision. It is rather gaining a sense of beginning an independent person with a job to do. पहचान शब्द का अर्थ है अपने विचारों तथा अपने उद्देश्यों का विकसित होना। नवयुवक यह जानने का प्रयास करते हैं कि वे किस प्रकार के व्यक्ति में विकसित होना चाहते हैं। पहचान से उनका अर्थ यह होता है कि वे किस प्रकार का व्यक्तित्व बनाते हैं तथा उनके मित्रों, परिवारों तथा स्वयं उनके द्वारा उनके बारे में क्या सोचा जाता है। यह केवल चेतनात्मक निर्णय का मामला नहीं है। इसका अर्थ है एक स्वाधीन व्यक्ति के रूप में विकसित होना तथा किसी कार्य में लगी होना। राइट अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ रिबेलियसनेस। विद्रोही स्वभाव के सकारात्मक पक्षों का वर्णन करें। रिबेलियसनेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इट कैन बी चैनलाइज्ड पॉजिटिवली. It can go on transforming a young individual into a responsible adult. Rebelliousness against parents is natural and inevitable aspect of adolescence. It even encourages him in giving up the comforts and security of home for achieving real independence, working for progress. विद्रोहात्मकता सदैव नकारात्मक नहीं होती है, इसको सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। यह एक नवयुवक का एक जिम्मेवार वयस्क में परिवर्तित कर सकती है। माता पिता के विरुद्ध विद्रोह किशोरावस्था का एक प्राकृतिक और अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि इस अवस्था में वह अपने घर की सुख सुविधा तथा सुरक्षा को छोड़कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होने का कदम भी उठा लेता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेवोल्यूशनेस कॉमन इन यंग पीपल? नवयुवक और नवयुवतियों में विद्रोह की भावना आम क्यों होती है? आंसर है, एज द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग अप ही आल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज because his ideas develop into a new surrounding and in a new time, so they are often in conflict with his parents and society. The child starts looking at the world and its problem in his own way. When the adult tries to guide this young man in their way, the young man becomes rebellious. जैसे जैसे बालक बड़ा होना आरंभ करता है वैसे वैसे वह अपने विचार भी विकसित करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसके विचार एक नए समय और एक नए परिवेश में विकसित होते हैं। यह प्राय माता पिता और समाज के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बालक संसार और संसार की समस्याओं को अपने नजरिए से देखना आरंभ कर देता है। जब बड़े इन बच्चों को अपने ढंग से दिशा निर्देशित करने का प्रयास करते हैं तो यह नवयुवक और नवयुवतियां विद्रोही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर? एक भाषा दूसरी भाषा से किस प्रकार भिन्न होती है? आंसर है, each language differs from the other language in many ways. There are difference of sound, intonations and meanings. Each language looks at the universe in its own different manner. It translates the universe in its own way that is different from all other. No doubt languages are born in the same word, but each language has its quality, manifest and definition. एक भाषा दूसरी भाषा से कई मायनों में भिन्न होती है। इनमें ध्वनियाँ और अर्थों की असमानता हो सकती है। प्रत्येक भाषा इस संसार को अपनी ही दृष्टि से देखती है। वह संसार का अपना ही अर्थ निकालती है और यह अर्थ अन्य सभी अर्थों से भिन्न होता है। इसमें संदेह नहीं कि सभी भाषाएं इसी संसार में जन्मी है, किंतु प्रत्येक के अपने गुण, रूप और परिभाषा हैं। हाउ डू सिम्बल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल? गंगा जैसे प्रतीक लोगों को क्यों प्रभावित करती हैं? आंसर है, द ऑथर वांट्स टू गिव एन एग्जाम्पल हाउ द सिम्बल्स ऑफ ए प्लेस अफेक्ट द लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया. For example, the name of our holy river Ganga is deep rooted in India's sensibility. It has become carrier of our mythical and legendary memories. Ganga and many other such words have a divine grace in our material existence, so they are also an integral part of our language. लेखक यह प्रदर्शित करना चाहता है कि किस प्रकार एक स्थान के प्रतीक वहाँ की भाषा पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के रूप में हमारी पवित्र नदी गंगा का नाम भारतीय मानसिकता में गहरा बैठा हुआ है। यह हमारी मिथकीय और स्मरणीय स्मृतियों की वाहक बन गई है। गंगा तथा इसी प्रकार के अनेक शब्द हमारे अस्तित्व की अलौकिक गरिमा बन गए हैं, इसलिए वे हमारी भाषा के भी अभिन्न अंग हैं। हाउ इज द विजन ऑफ ए कल्चर फॉर्म? किसी भी संस्कृति का परिदृश्य किस प्रकार स्थापित होता है? द विजन ऑफ ए कल्चर इज लार्जली फॉर्म्ड बाय द मेमोरीज दैट इट कैरियर्स. Culture is not limited to its reality. Language is the carrier of culture. The culture of a land can be distributed by various regions.
but it always remains alive in the language of the land. किसी भी संस्कृति का रूप उन स्मृतियों द्वारा स्थापित होता है जिनकी वह वाहक होती है। संस्कृति केवल सत्यता तक ही सीमित नहीं होती, भाषा संस्कृति की वाहक होती है। किसी भी स्थान की संस्कृति किन्हीं भी कारणों से भ्रमित हो सकती है, किंतु वह उस स्थान की भाषा में सदैव जीवित रहती है। हाउ कैन वी रियलाइज द पेन ऑफ द सफरिंग ऑफ द म्यूट? जो बोल नहीं सकते उनकी पीड़ा और यातना को हम महसूस कैसे कर सकते हैं? मोस्ट पीपल थिंक दैट दोज हु कैन नॉट स्पीक डू नॉट फील पेन एट सफरिंग. इट इज सो बिकॉज वी डू नॉट हियर देम क्राई आउट ऑफ पेन, बट इट इज नॉट सो. If you take up close look of a mute plant or some small creatures, you will find that it expresses its pain and agony through the convulsive movements of its limbs. अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जो बोल नहीं सकते उनको पीड़ा या यातना महसूस ही नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें दर्द में चीखते हुए नहीं सुन पाते, किंतु ऐसा नहीं है। यदि आप किसी मूक पौधे अथवा किसी छोटे पौधे को समीप से देखें तो आप पाएंगे कि अपने अंगों की प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी पीड़ा और दुख को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेफर्ड टू इन द एसे, व्हाट डिड इट रिवेल? निम्न में बताई गई खोज की दूसरी श्रृंखला क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है? आंसर है, सर जगदीश चंद्र बोस डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट लाइफ. Once he experimented on a leaflet. He plucked it from the base. The reaction of the plant was being recorded. He found that the whole of the plant had gone under a sudden stillness. He found that the cut leaflet died completely within 24 hours. But later on, with the help of some chemicals, he was able to keep such a leaflet alive for 7 days. सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों के जीवन के साथ बहुत सारे प्रयोग किए। एक बार उन्होंने एक पेड़ की पत्ती पर प्रयोग किया। उन्होंने उस पत्ती को जड़ से उखाड़ दिया। इसके बाद पौधे की प्रतिक्रिया को नोट किया। उन्होंने पाया कि पूरे का पूरा पौधा आकस्मिक स्थिरता में चला गया है। उन्होंने यह भी देखा कि वृक्ष से तोड़ी हुई पत्ती 24 घंटों के भीतर पूरी तरह से मर गई, किंतु बाद में वह कुछ रसायनों के माध्यम से वह इस प्रकार की तोड़ी गई पत्तियों को 7 दिन तक जीवित रखने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी, हाउ इज इट मेजर्ड? पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, इसको कैसे मापा जाता है? आंसर है, सर जगदीश चंद्र बोस प्रूव्ड दैट व्हेन ए सिंगल लीफलेट इज कट फ्रॉम ए प्लांट द होल ऑफ द प्लांट रिएक्ट्स फॉर इट. A particular kind of excitation spread over to the distant parts of the mother plant. For some time, various parts of the plant stop working altogether. It seems as if something has paralyzed the whole plant. To this experiment, which he performed with his crescograph, he has given the name of paralysis of sensibility among plants. सर जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध किया है कि जब किसी पौधे की एक पत्ती को तोड़ा जाता है तो पूरा पौधा प्रतिक्रिया करता है। जनक पौधे के दूर दूर वाले भागों में भी एक विशेष प्रकार की उत्तेजना संचारित हो जाती है। कुछ समय के लिए पौधे के सभी भाग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने पूरे पौधे को अपाहिज बना दिया हो। इसी प्रयोग को जिसे उन्होंने अपने क्रेस्कोग्राफ से संपन्न किया, उन्हें पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द पैरालाइजिंग इफेक्ट? पैरालाइजिंग इफेक्ट का क्या परिणाम होता है? आंसर है, द रिजल्ट ऑफ द पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट इज दैट ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट रिमेन डिप्रेस्ड एंड अनरिस्पॉन्सिव फॉर सेवरल आवर्स. द प्लांट रिकवर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ पैरालाइजिस सेंसिबिलिटी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. The detached leaf, when placed in a nursing solution, sun recovers. It holds up its head with an attitude of defiance and it starts giving energetic responses. This lasts for 24 hours. After this period, a curious change creeps in the vigor of its responses. It begins to die. पैरालाइजिंग इफेक्ट का पौधे पर यह प्रभाव होता है कि सभी पत्तियां कई घंटों के लिए बिल्कुल निराश तथा प्रतिक्रियाशील होकर रह जाती हैं। वह पौधा अपाहिज बन के इस प्रभाव से काफी लंबी समय बाद निकल पाता है। काफी समय बाद वह आत्मविश्वास के साथ अपना सिर उठा पाता है तथा ऊर्जात्मक प्रतिक्रियाएं देता है। यह प्रक्रिया लगभग 24 घंटे तक चलती है। इस अवधि के बाद उसकी प्रतिक्रियाओं में एक ऊर्जा दिखाई देना आरंभ हो जाती है और वह पत्ती मरना आरंभ कर देती है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट गांधी शेयर्ड विद हिज फ्रेंड. गांधी जी की अपने मित्र के साथ किस प्रकार की मित्रता थी? आंसर है, गांधी's friend once took him to a restaurant. He wanted that Gandhi should take non-vegetarian soup there, but Gandhi, by asking the waiter, came to know of it. He flatly refused to take that soup. His friend was somehow angry.
He also said that Gandhi was not suitable for English society, but Gandhi did not mind. गांधी जी का मित्र एक बार उन्हें अपने साथ एक होटल में लेकर गया। वह चाहता था कि गांधी जी मांसाहारी सूप पिए, किंतु गांधी जी ने वेटर से पूछकर इस बात का पता लगा लिया। उन्होंने उस सूप को पीने से मना कर दिया। उनका मित्र कुछ नाराज हो गया। उसने कहा कि गांधी जी अंग्रेज समाज के योग्य नहीं है। गांधी जी ने इस बात का बुरा नहीं माना। After the episode was over, his friend also started behaving with Gandhi normally. Gandhi ji also tried to impress him by making himself suitable to English society in some different manner. No difference came to their friendship because of the incident. जब यह घटना हो चुकी तो उनके मित्रों ने भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने भी किसी अन्य ढंग से स्वयं को तैयार करके अंग्रेजी समाज के योग्य बनने का प्रयास करते हुए अपने मित्र पर प्रभाव डालने का प्रयास किया। उस घटना के कारण उनकी मित्रता में कोई अंतर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम? डॉक्टर कलाम के अनुसार कल्चर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? According to Dr. Kalam, culture of excellence is a process in which an individual makes himself better. He has to set the standard of his performance himself. He continues to work on his dreams without being afraid of failure or obstacles. When he achieves one goal, he starts his efforts for a better next. Thus, he continues to improve his potentials. डॉक्टर कलाम के अनुसार कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। उसे अपनी कार्य का स्तर स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है। वह बिना असफलताओं और बाधाओं से डरे अपना प्रयास जारी रखता है। जब वह एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उसे बेहतर लक्ष्य के लिए प्रयास करना आरंभ कर देता है। इस प्रकार वह अपनी प्रतिभाओं को संवारता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम व्हाट इन्फ्लुएंस डज द स्टोरी हैव एन आवर माइंड? डॉक्टर कलाम के अनुसार कहानियां हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव छोड़ती हैं? आंसर है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम स्टोरीज greatly influence our mind. They help us in moving forward in the force of life complex and social problems. Stories help us land in the world of imagination. In other words, imagination gives us the magical ability to experience what we did not actually experience. A story is a tool of great utility. Attention is the reward that listeners bestow on the storyteller. This makes storytelling a central component of leadership. डॉक्टर कलाम के अनुसार कहानियां हमारे मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। वे हमारे जीवन की जटिल और सामाजिक परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहती हैं। कहानियां हमें कल्पना के संसार में ले जाती है। दूसरे शब्दों में कल्पना हमें यह जादुई योग्यता प्रदान करती है कि जो कुछ हमने वास्तव में अनुभव नहीं भी किया है उसका भी अनुभव करा देती है। कहानी एक अत्यधिक लाभदायक यंत्र है और श्रोता जो इन कहानियों पर ध्यान देते हैं वह कहानीकार का पुरस्कार है। यही गुण कहानियों को नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना देती है। 19 क्वेश्चन है, डिस्कसेस द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करो। Answer है, storytelling has negative side too. It makes us easy prey to conspiracy theories, advertisements, and narrative about ourselves which appear to be true, but not true in reality. New forms of stories create their own new sets of problems, which require yet more solution. Storytelling may alter the ideas and action of the mankind. Therefore, we should ensure that stories bring us to the core of human experience about collaboration and connection. कहानी सुनाने के नकारात्मक पक्ष भी हैं। इनके माध्यम से हम षड्यंत्रात्मक सिद्धांतों, विज्ञापनों और अपने बारे में वर्णनों के शिकार भी हो सकते हैं जो कि सत्य दिखाई देते हैं किंतु सत्य नहीं होते। नई प्रकार की कहानियां नई प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। जीवन के लिए और अधिक हल तलाशने की आवश्यकता पड़ती है। कहानी सुनाने की प्रक्रिया मानव जाति की क्रियाओं और विचारों में परिवर्तन ला सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि कहानी ऐसी हो जो हमें मानव अनुभव की गहराई तथा सामंजस्य और संबंधता की ओर ले जाए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कसेस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय यंग स्टूडेंट्स। उन समस्याओं का वर्णन करो जिनका विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है। आंसर है, इन द ओल्डन डेज द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन वाज इंक्लूडेड बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द फैमिली एंड द टीचर्स, बट इन द प्रेजेंट डे द पेरेंट्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। इन एडिशन to this, there is no personal contact between the teacher and the taught because the number of students has grown so large. As a result, the young students have to be left to their own resources, which often creates problem to young student. पुराने समय में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना परिवार तथा अध्यापकों के मिले जुले प्रयास से बच्चों में डाली जाती थी,
किंतु आज के समय में माता पिता के पास बच्चों का ध्यान रखने के लिए अधिक समय नहीं होता। इसके अतिरिक्त आजकल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अब विद्यार्थियों को अपने ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों के समक्ष प्राय बहुत सी समस्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोस्टरिंग ए गुड वर्क कल्चर? कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? आंसर है, ए गुड वर्क कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। वर्क हैज इट्स ओवन dignity. There is a great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability. Whatever the duties, we should apply ourselves with sincerity and devotion. Such work culture is good in itself. It is also of great advantages for opening new avenues for further advancement. Have to see whether we have done a job well and not induce ourselves in teasing anybody else. Instead, we should look to ourselves. The fostering ऑफ गुड वर्क कल्चर प्रूव्स ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अच्छी कार्य संस्कृति स्वयं में ही बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य की अपनी गरिमा होती है। अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कार्यक्रम करने में हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। जो भी कर्तव्य मिले हमें उनकी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस प्रकार की कार्य संस्कृति बहुत अच्छी रहती है। यह विकास के नए आयामों को और बढ़ाने में भी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपना कार्य ठीक ढंग से किया है या नहीं। हमें दूसरों की निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए। इसकी अपेक्षा हमें अपनी ओर देखना चाहिए। अच्छी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत महत्व होता है। एक्सप्लेन द टर्म सेक्युलरिज्म, व्हाई इज इट नेसेसरी? धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है? यह क्यों आवश्यक है? आंसर है, सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट इन विच एवरीवन एंजॉयज इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड द फेथ. It is an important element in our constitution. According to the author, the seed of secularism have to be sown at the earliest stages so that its plant can be carefully nurtured as it grows. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक ऐसा राज्य जहाँ पर बिना जाति, संप्रदाय अथवा आस्था की ओर ध्यान दिए सभी को समान सम्मान तथा अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखक के अनुसार हमें धर्मनिरपेक्षता के बीज जीवन की आरंभिक अवस्थाओं में ही बो देने चाहिए, ताकि इस पौधे को बड़ा होने पर हम उसकी भलीभांति देखभाल कर सके। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेटमेंट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स एड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। इस कथन का विवेचन करें कि देश के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से पहले आती है। आंसर है, लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स एड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। इट इज एन एब्सोल्युटली लॉयल्टी. It cannot be weighed in terms of what one receives. It makes one feel that the entire country is one and that anyone who promotes or fosters separatism is not our friends. A democratic country is sustained not by the greatness of a few but by the cooperative effort of many. The country future will be bright when all individuals as citizens are loyal to the country. देश के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से पहले आती है। यह एक संपूर्ण वफादारी का प्रकार है। हमें इसकी तुलना अपनी प्राप्तियों से नहीं कर सकते। यह हमें इस बात का आभास दिलाता है कि हमारा सारा देश एक है और जो कोई यहाँ अलगाववाद को बढ़ावा देता है वह हमारा मित्र नहीं है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य कुछ लोगों की महानता से नहीं अपितु बहुत सारे लोगों के सहयोग से चलता है। राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होगा यदि यहाँ के नागरिक राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे। What were the problem faced by the peasant all over India? समूचे भारत में किसानों द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया जाता था? आंसर है, the peasants were faced by various problems all over India. Their troubles were the same: poverty, debt, vested interests, landlords, money lenders, heavy rents and taxes, police harassment. All the troubles were caused by the structure of the foreign government imposed upon them. The relief must also come for all. समूचे भारत में किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनकी समस्याएं जैसे कि निर्धनता, उधार, ब्याज, साहूकार, महाजन, बारी, किराए, कर तथा पुलिस द्वारा पैदा की जाने वाली परेशानियां सर्वत्र समान थी। इन समस्याओं का मुख्य कारण था उसके ऊपर विदेशी सरकार का अधिकार होना। सभी को राहत मिलनी आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेहरू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ भारत माता? नेहरू भारत माता का अर्थ किस प्रकार समझाते थे? नेहरू एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ भारत माता टू द पीजेंट. ही सेड दैट द मीनिंग ऑफ भारत माता वाज नॉट ओनली द धरती ऑफ इंडिया,
It included the mountains, the rivers, the forest and broad fields and all the people of India. नेहरू किसानों को भारत माता का अर्थ समझाया करते थे। वह कहा करते थे कि भारत माता का अर्थ केवल भारत की धरती ही नहीं बल्कि इसमें यहाँ के पर्वत, नदियाँ, वन, खेत खलियान और यहाँ पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं।